हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नेक्स्ट टॉपिक करेंगे चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट का। दिस इज़ द पार्ट 2 और पार्ट 1 मेरे चैनल पर अपलोडेड है। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। उससे पहले आई होप कि आपने जो टॉपिक मैंने पार्ट फर्स्ट में डाला था वो आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। और उस टॉपिक का क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन उस टॉपिक में 100% कवर है। ठीक है, बस उसमें एक बात मैं बोलना भूल गई थी, वो ये थी कि आपको इतना बड़ा फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग नहीं याद करना। सिर्फ जो फाइनेंशियल मार्केट की मैंने एक जो स्लाइड दी थी उसमें एक छोटी सी जो डेफिनेशन थी वो बहुत अच्छे से याद कर लेनी है और आगे का जो है वो आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने। ठीक है, सिर्फ उतना ही पोर्शन आपने याद करना है। जो एक छोटी सी स्लाइड है वो वाला पोर्शन आपने रन करना है और बाकी का पोर्शन सिर्फ एक आपने माइंड में रखना है कि अगर केस स्टडी क्वेश्चन आ जाता है तो आपके माइंड में कोई भी पॉइंट स्किप ना रहे, सब कुछ आपके दिमाग में हो, आपको कॉन्सेप्ट पूरा पूरा क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारे पास कैपिटल मार्केट और दूसरा हमारे पास होता है मनी मार्केट। लेकिन हम पहले बात करेंगे मनी मार्केट की। मनी मार्केट क्या होती है? मनी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर आपको जब शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पर आप मनी मार्केट का यूज़ करते हैं। और इन शॉर्ट टर्म फंड्स को आप कितने टाइम तक के लिए लेते हैं? करीब करीब 1 साल के टाइम तक के लिए। ठीक है, द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स, जो कि किसके अंदर डील करती हैं? आपकी जो मॉनेटरी एसेट्स हैं उसके अंदर डील करती हैं। ठीक है, हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, जिसकी पीरियड ऑफ मैच्योरिटी कितनी होनी चाहिए? 1 ईयर, 1 साल की होनी चाहिए। दीज एसेट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर मनी, ये जो एसेट्स होती हैं बहुत ज़्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट होती हैं मनी की। इसका मीनिंग क्या है कि आप इनको बहुत जल्दी लिक्विफाइड करा सकते हैं, यानी इसको कैश में कन्वर्ट आसानी से करा सकते हैं। फिर इट इज़ अ मार्केट वेयर लो रिस्क अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पर बहुत कम रिस्क होता है। अनसिक्योर्ड और शॉर्ट टर्म डेब्ट कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वैसे होते हैं मनी मार्केट के कि जिससे आप कुछ भी अगर परचेज करते हैं या सेल करना चाहते हैं तो वो आप बहुत आसानी से ईजिली कैश में जो है कन्वर्ट करा सकते हैं। इनके मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? मेजर पार्टिसिपेंट्स का मतलब है कि कौन कौन यहाँ इस मार्केट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कमर्शियल बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज हैं एंड म्यूचुअल फंड। ये सारे के सारे क्या हैं? इनके मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं। दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ मनी मार्केट, जहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन है। वैसे अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जो सिर्फ हम डेफिनेशन का ही ध्यान रखेंगे तो ये दिस इज अ डेफिनेशन, ये आपकी डेफिनेशन है। मैच्योरिटी पीरियड इतना ही रहता है और जो आगे का हमारा पार्ट है डेट इज फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। मनी मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, द फर्स्ट वन इज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के लिए होता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है हमारी वो शॉर्ट टर्म बोरिंग करती है, यानी कहीं से लोन वगैरह जो लेती हैं, बोरिंग्स लेती हैं, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यूज़ करती है। और इन सबको क्या कहा जाता है? ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। ट्रेजरी बिल को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। ये पॉइंट आउट आप अपनी एनसीईआरटी बुक में ज़रूर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेजरी बिल को एक और नाम से जाना जाता है। वो क्या है? वो है ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो होता है लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम तक का। अब इसके अंदर क्या होता है? ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर, मेनली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होती है,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पर आरबीआई इशू करता है ट्रेजरी बिल को, और इसके इशू करने के बाद ये जो शॉर्ट टर्म ही है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स के लिए ही यूज़ किया जाता है कि आपको शॉर्ट टर्म जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे आप इसको जो मतलब आरबीआई है वो इसको इशू कर सकती है। जो आरबीआई है जब वो इसे इशू करती है तब वो इशू तो करती है एट पार पे करती है, लेकिन आपको उसकी वैल्यू एट पार से कम देनी होती है। ठीक है, मीन्स एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इन्होंने जो आरबीआई है इन्होंने कितना इशू करा, 1 लाख का इशू करा ट्रेजरी बिल, लेकिन आपको उससे वैल्यू कम पे करनी पड़ती है। मान लीजिए आपने कितने पे कर दिए उस टाइम पे, 96,000 पे कर दिए। अब 96,000 जो आपने पे करे उसके बीच में जो 4,000 का डिफरेंस बचा, तो वो 4,000 आपको एक तरह से आपका इंटरेस्ट मान लीजिए, या जो आपका बेनिफिट है वो मान लीजिए, तो वो आपको बाद में जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो आपको पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज़ मिल जाता है। ठीक है, वो एक आपका एक गेन होता है 4,000, या जो भी हमारा डिफरेंस होता है उस अमाउंट में, वो एक गेन होता है उन पर्सनस के लिए जो भी ट्रेजरी बिल को लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है? एक ऐसा शॉर्ट टर्म फंड है, या आप कह सकते हैं ऐसा शॉर्ट टर्म नोट है, ऐसा पेपर है जिसके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस भी कई बार लिखी जा सकती हैं। और कमर्शियल पेपर इज़ अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसी नोट। अनसिक्योर्ड होता है ये ऐसा प्रोमिसी नोट है। नेगोशिएबल, नेगोशिएबल का मतलब होता है कि दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र नहीं किए जाते, यानी आप अगर अपना आपका नाम लिखा हुआ है उस पर, तो आप किसी और दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एंड इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो भी 1 ईयर तक का ही रहता है। और ये जो इशूड हैं, ये कौन करता है इनको इशू? बहुत बड़ी बड़ी जो लार्ज कंपनीज होती हैं, क्रेडिट वर्थी कंपनीज होती हैं, जब उनको शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है तब ये लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या कर देती हैं? इशू कर देती हैं, जो कि मार्केट रेट से कम होता है, उस रेट पर इशू कर देती हैं। इनका मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 15 days to 1 year होता है। ठीक है, ये बुक में आपको दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, पर जो ट्रेजरी बिल का था वो नहीं दे रखा था, तो उसका मैंने आपको बता दिया कि टाइम कितना होता है, 14 to 364 days। और जो फंड्स कमर्शियल पेपर से रेज किए जाते हैं वो कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके लिए करती हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए। फ्लोटेशन कॉस्ट, अगर आप मेरी पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, फिर भी मैं इसमें बता देती हूँ। फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जब आप लोग, या जो कंपनीज़ हैं मेनली, हम लोग तो नहीं कर सकते, कंपनीज जो होती हैं जब वो अपने शेयर्स इशू करती हैं या अपने डिबेंचर्स इशू करती हैं, उस टाइम पे जब उनकी जो कॉस्ट आती है दैट इज़ कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। जब फंड्स रेज थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज टू मेक द फ्लोटेशन कॉस्ट, तब उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉल मनी। ये वो कॉल मनी नहीं है जो हम जो अकाउंट्स में पढ़ते हैं, दैट इज़ नॉट दैट कॉल मनी। ठीक है, कॉल मनी इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेबल ऑन डिमांड। कॉल मनी एक छोटा शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जो कब पे होता है? जब डिमांड होती है। और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो होता है 1 day to 15 days, 1 दिन से 15 दिन तक। और ये क्या होती हैं कॉल मनी? जो बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपना एक मिनिमम कैश मेंटेन करके रखते हैं, कैश बैलेंस, और उन कैश बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? CRR, यानी कैश रिजर्व रेशियो। ये पढ़ भी रहे होंगे आप इकोनॉमिक्स में। जो हर एक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि एक CRR मेंटेन होना चाहिए, तो हर एक बैंक वो मेंटेन करके रखता है। जो रिज़र्व बैंक होता है वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम, जब भी जैसे ही उनको रिक्वायरमेंट लगती है वैसे ही क्या करते हैं? कैश रिजर्व रेशियो को टाइम टू टाइम चेंज कर देते हैं। अब कॉल मनी क्या मेथड है फिर? कॉल मनी इज़ अ मेथड बाय विच बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर टू बी एबल टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो। यानी जो बैंक हैं कैश रिजर्व को मेंटेन करने के लिए एक दूसरे से क्या लेते हैं? बोरिंग्स करते हैं। द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी लोन्स इज कॉल्ड द कॉल रेट।
जो भी इंटरेस्ट कॉल मनी लोन्स के ऊपर पे किया जाता है उन रेट्स को क्या कहा जाता है, कॉल रेट कहा जाता है। ये जो है हाईली वॉलेटाइल रेट है, जो चेंज कैसे होता रहता है, कई बार घंटे घंटे में भी चेंज हो जाता है, डे टू डे में भी, और समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, क्योंकि हम ईयर टू ईयर नहीं कह सकते, बिकॉज ये जो है 1 ईयर से कम तक का मनी मार्केट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल, जो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। और ये जो है कमर्शियल बैंक या फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो इनको इशू करती हैं। दे कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स को भी इशू कर दिए जा सकते हैं, किसी कॉर्पोरेशन को भी इशू कर दिए जा सकते हैं, एंड कंपनीज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो बट द डिमांड फॉर द क्रेडिट इज हाई। ये मेनली उस पीरियड में किए जाते हैं जहाँ पर जो कंपनी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन डिपॉजिट्स जो बैंक की हैं वो कम होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब डिमांड ज़्यादा होगी, क्रेडिट की हाई होगी, उस टाइम पर ये इशू करते हैं। क्यों करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। दे हेल्प टू मोबिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड्स। ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू मोबिलाइज। मोबिलाइज का मतलब है कि कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। तो ये जो हमारी मनी है उसका अगर बहुत बड़ा अमाउंट है, उसको मूव करने में भी, शॉर्ट टाइम में मूव करने में भी हेल्प करते हैं। ये जितना टॉपिक मैंने समझाया है अभी तक, सारा का सारा एनसीईआरटी से समझाया है, और मैं यही सोचती हूँ कि आपको एनसीईआरटी कवर होनी चाहिए। तो हर एक पॉइंट एनसीईआरटी में है। अगर आप मेरी वीडियो देखने के साथ साथ बुक खोल के बैठ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दोबारा एनसीईआरटी रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार उसी समय साथ के साथ रीड कर लिया, उसके बाद आपको नीड नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल कौन सा बिल है? कमर्शियल बिल हम कह सकते हैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो बिजनेस फर्म्स की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। ये भी एक तरह का शॉर्ट टर्म फंड है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल है, इसको भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट है कि खुद ही लिक्विफाइड हो जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल एक्सचेंज का BR जो होता है हमारा, तो इन टाइम पर वो खुद ही, जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाता है वैसे ही ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कैश में। विच इज़ यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल ऑफ फर्म्स। जो किस लिए यूज़ किया जाता है कि जो फर्म सेल कर रही है अपनी, वो क्रेडिट सेल जब करती है तो उस टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो सेलर होता है, ये बेटा आप सारा अकाउंट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। जो सेलर है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉअर कहते हैं, और जो ले रहा है, बायर है, उसको हम ड्रॉई कहते हैं। द सेलर ड्रॉयर ऑफ द गुड्स ड्रॉ द बिल, बिल ड्रॉ करता है, और जो बायर है उसको एक्सेप्ट करता है। ऑन बीइंग एक्सेप्टेड, जैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जो बिल है बिकम्स अ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट। जो बिल है वो कैसा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, एंड इज कॉल्ड अ ट्रेड बिल। इसको फिर हम किस नाम से जानते हैं, ट्रेड बिल के नाम से जानते हैं। दीज बिल्स कैन बी डिस्काउंटेड विद अ बैंक। जब ये बिल बैंक को डिस्काउंट कर दिए जाते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई कैश की उस समय और आपकी मैच्योरिटी पीरियड नहीं ख़त्म हुई है, उस टाइम पर बिल जो है डिस्काउंट कर दिए जाते हैं बैंक को। वो बैंक थोड़ा बहुत जो पैसा है वो काट के आपको जो मनी है थोड़ी बहुत दे देता है। फिर बाद में उस पर्सन को किसको देनी पड़ती है, बैंक को देनी पड़ती है वो मनी, जो बायर है यानी ड्रॉई है। डिस्काउंटेड विद द बैंक इफ द सेलर नीड्स फंड्स बिफोर द बिल मैच्योरिटी। बिल मैच्योरिटी के से पहले अगर उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तब ऐसा होता है। व्हेन अ ट्रेड बिल इज एक्सेप्टेड बाय अ कमर्शियल बैंक, जब भी ट्रेड बिल एक्सेप्ट कर लिया जाता है कमर्शियल बैंक से तो उसको क्या कहते हैं, कमर्शियल बिल कहते हैं। ठीक है, ये जितना मैंने पढ़ के बताया है ये सारा बहुत ज़रूरी है। अगर आप ढंग से एक्सप्लेन कर देंगे कि कमर्शियल बिल क्या होता है, पहले जो ड्रॉयर होता है वो बिल बनाता है और ड्रॉई
जो है उसको एक्सेप्ट करता है। जब उस ड्रॉई एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ये उस टाइम पर एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, ट्रेड बिल कह देते हैं। फिर उसके बाद अगर कभी ड्रॉअर को यानी जो सेलर है उसको नीड पड़ जाती है, तो वो क्या करता है, उस बिल को डिस्काउंट कराने चला जाता है, किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास। और जब ये डिस्काउंट कमर्शियल बैंक कर देता है उस बिल का, तब जो बिल है उसको क्या कह दिया जाता है, कमर्शियल बिल, कि ये कमर्शियल बैंक के द्वारा डिस्काउंट किया गया बिल है। ठीक है, यानी कमर्शियल बैंक जो है उस ट्रेड बिल को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट refers to facilities and institutional arrangement through which long term funds, both debt and equity, are raised and invested। यानी कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर आप जो फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, चाहे वो इक्विटी है चाहे आपकी डेप्ट है, उसको रेज करते हैं और कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हम इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे बिल्स हैं वो कैसे, बिल्स कह रही हूँ सॉरी, जो भी हमारे फंड्स हैं उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, हर चीज़ का हम जब ध्यान रखते हैं तो उस टाइम पर ये कह दिया जाता है कि बिल को हम बिल कह रही हूँ डेप्ट एंड इक्विटी को रेज करना और इन्वेस्ट करना, ये सारा का सारा कहाँ करा जाता है, कैपिटल मार्केट में। ये जो मार्केट हम पढ़ रहे हैं, मार्केट होती क्या है, एक ऐसी थिंग है, या हम कह सकते हैं ऐसा प्लेस है जहाँ पर आप सेल परचेज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, द कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स। यहाँ कैपिटल मार्केट में कौन कौन आते हैं? डेवलपमेंट बैंक्स आते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस भी मार्केट है, स्टॉक मार्केट कह सकते हैं, जहाँ पर शेयर सेल और परचेज किए जाते हैं। कैपिटल मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो कैपिटल मार्केट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, प्राइमरी मार्केट एंड देन सेकेंड वन इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट जो है वो हम पढ़ते हैं। उससे पहले हम डिफरेंस करेंगे कैपिटल मार्केट के बीच में एंड मनी मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बेसिस क्या है हमारे इस डिफरेंस के? फर्स्ट बेसिस है पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स जो हैं मनी मार्केट, सॉरी पहले हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, बैंक्स हो गए, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हो गई, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, ये सारे जो भी पर्सनस हैं या हम कह सकते हैं जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एक पार्ट होते हैं किसका? कैपिटल मार्केट का। और जो मनी मार्केट के कौन कौन से होते हैं? आरबीआई हो गई, बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस कंपनीज, ये सारे क्या होते हैं? मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट, अब कैपिटल मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, और मनी मार्केट के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? कैपिटल मार्केट जो है वो किससे ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड होती हैं, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो इक्विटी शेयर्स हो गए, उनके डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, ये सारे कैपिटल मार्केट के क्या हैं? इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मनी मार्केट के क्या इंस्ट्रूमेंट होंगे? शॉर्ट टर्म डेप्ट हो गए, शॉर्ट टर्म डेप्ट के लिए किए जाते हैं, तो ट्रेड बिल्स जो हैं, बिल रिपोर्ट्स हो गई, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, ये सारे क्या हो गए? टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल है। ठीक है, ये सारे किसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं? मनी मार्केट के। फिर है इन्वेस्टमेंट आउटले। इन्वेस्टमेंट आउटले का मतलब है कि कैपिटल मार्केट की इन्वेस्टमेंट कैसी होती है और मनी मार्केट की कैसी होती है। जो कैपिटल मार्केट है उसके लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो ज़्यादा से ज़रूरत नहीं होती है कि आप बहुत ज़्यादा ह्यूज फंड इन्वेस्ट करें। तो जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी वैल्यू 10 से 100 रुपये हो सकती है, लेकिन जो मनी मार्केट है उनमें जो इंस्ट्रूमेंट्स लिए जाते हैं, परचेज किए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा, उसमें ह्यूज मनी रिक्वायर्ड हो जाती है, वो एक्सपेंसिव मेथड पड़ जाता है। ठीक है, एक्सपेंसिव मेथड नहीं, एक्सपेंसिव मार्केट पड़ जाती है। ठीक है, फिर है ड्यूरेशन। कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होती है, और मनी मार्केट किसके लिए होती है? शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। कई बार मनी मार्केट जो होती हैं एक सिंगल डे के लिए भी हो जाती हैं, आर टू आर हमने कहा था ना, तो सिंगल डे के लिए भी इशू कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद है लिक्विडिटी।
अब उनकी लिक्विडिटी कैसी है, कैपिटल मार्केट की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लिक्विड हैं, बिकॉज दे आर मार्केटेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। क्योंकि ये किस में इशू की जाती हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस में बता दिया जाता है कि हमारे जो शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं, स्टॉक मार्केट को बोल दिया जाता है आप इशू करें, ठीक है। और मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी कंटेन करते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट इज सेफ्टी। सेफ्टी किस में ज़्यादा होगी, कैपिटल मार्केट में या मनी मार्केट में? कैपिटल मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्कियर होते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमें कितना प्रिंसिपल रिपेमेंट करना है, हमें कितना रिटर्न मिल सकता है, तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो उसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, ज़्यादा सेफ होता है एज़ कंपेयर टू कैपिटल मार्केट, क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो थोड़ा सेफ भी रहता है, और कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म है तो बहुत ज़्यादा रिस्क कंसिडर करता है वो। फिर नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है कि कैपिटल मार्केट से रिटर्न आपको कितना मिल रहा है या आपको मनी मार्केट से रिटर्न कितना मिल रहा है। जो कैपिटल मार्केट है वो हाई रिटर्न देती हैं, ठीक है। और अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट का जो रिटर्न होता है वो कैपिटल मार्केट के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। जैसे हमने बात करी थी ट्रेजरी बिल के अंदर कि अगर आप 1 लाख के जो फेस वैल्यू है आप 96,000 रुपीज़ दे देते हैं उस टाइम पर, तो उसके बाद जो 4,000 है उसका जो अमाउंट है वो कैसा होता है कि आपको वो बाद में बेनिफिट मिल जाएगा, गेन मिल जाएगा, तो वो बहुत कम होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न मनी मार्केट का। लेकिन कैपिटल मार्केट का वहीं पर ही एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होता है वो ज़्यादा होता है। आज हम करेंगे सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हम इस चैप्टर को थोड़ा धीरे धीरे ही करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है कि अगर साथ के साथ पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे। तो साथ के साथ इसे रिवाइज करते रहिएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और लाइक और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करें। एंड बाय बाय।